माहौल में जो हल्कापन आया है उसको जारी रखते हुए मैं आपको नीरज जी की एक पंक्ति याद दिलाता हूं। सबको एक पहला शब्द सुनते ही याद आ जाएगी कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी, होगा फिर जो नशा तैयार वो। तो बहुत ही प्यारे व्यक्ति अजामिल जी हमारे बीच मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसमें बहुत सारी गुणों का समावेश है, कहाँ फोटोग्राफी, कहाँ लेखन, कहाँ मंचन और ना जाने क्या क्या। इतनी बड़ी प्रतिभा को मैं सम्मानित कर रहा हूं। एक ताली से अजामिल जी का स्वागत है। प्रताप भाई का ये नाटक जब मैंने पढ़ा और मुझे आनंद भाई इसको दे करके गए थे, तो मैंने बिना देर किए उसी रात इसको पढ़कर समाप्त किया, क्योंकि मेरे मन में जिज्ञासा थी कि एक पत्रकार जब नाटक लिखता है तो नाटक क्या बनता है। और उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अगर प्रताप भाई सिर्फ पत्रकार होते तो ऐसा नाटक नहीं लिख सकते थे। मूल रूप में तो वो एक बहुत अच्छे कवि हैं। उनका हृदय कवि का हृदय है। कवि का हृदय होने के कारण ही वो लोई तक पहुंच पाए, कबीर को समझ सके इतने गहरे तक जा कर के। प्रताप भाई के लिए पत्रकारिता समाज के अध्ययन के लिए एक टूल की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है जीवन में। उससे सिर्फ वो समाज का अध्ययन करते रहे, लेकिन उनका मन रमता रहा कविता में। और कविता को उन्होंने किसी भी चीज़ से बड़ा हथियार माना और उन्हें लगा कि अगर सच बोला जा सकता है तो आज भी कविता में ही बोला जा सकता है। ये इतना शानदार नाटक लिखा गया है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो कई जगह पर मेरा मन एकदम से अंदर से भीग गया, आंखें भीग गई और मैं उस समय को देख पाया। सचमुच उन्होंने बहुत मेहनत किया इसके पीछे, और इसके पीछे केवल ये है कि उन्होंने पहले इन दोनों चरित्रों को जज्ब किया, लोई को भी जज्ब किया और कबीर को भी जज्ब किया, उस समय को जज्ब किया। नाटक के साथ ये एक बड़ी चीज़ है कि उसे जज्ब किया जाए। पहले तो नाटककार ही उसमें डूब जाए, और जितना डूबेगा उतना ही गहराई तक जा करके वो उन पात्रों को समझ पाएगा, उस समय को समझ पाएगा। प्रताप भाई, मैं बिना शक कह सकता हूँ कि प्रताप भाई ने इस काम को पूरी सफलता के साथ किया है, और वो हमें लोई के ज़रिए एक पूरा समय हमारे सामने ला करके उन्होंने रख दिया, पूरा टाइम हमारे सामने है। पूला देशपांडे जब कभी भी नाटक लिखते थे तो वो अपने निर्देशक को अपने साथ रखते थे। जब उन्होंने अंधार यात्रा लिखा तो उन्होंने पंडित सचदेव दुबे को अपने घर पर बुला करके 2 महीने रखा और कहा कि मैं लिख सकता हूं, मगर नाटक का क्राफ्ट मुझे आपसे सीखना है। नाटक का क्राफ्ट उन्होंने सीखा। यहां पर इस बात की कमी नहीं रही लोई को लिखते समय। प्रताप भाई ने भी पूरी कोशिश किया कि वो नाटककारों के रंगकर्मियों के संपर्क में रहे, और अमिताभ श्रीवास्तव जैसे रंगकर्मी के सानिध्य में उन्होंने बराबर इसके क्राफ्ट का भी अध्ययन किया, क्राफ्ट की भी जांच की। यही कारण है कि इस नाटक में हर सीन बड़ा कसा हुआ लगता है। भाषा तो कसी हुई है ही इसकी, हर सीन भी बड़ा कसा हुआ लगता है कि निकाल ले जाएंगे। एक जगह पर अभी आलोक भाई ने कहा कि वो जंगल का दृश्य कैसे किया जाएगा, और फिल्म होती तो ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता था। ऐसा नहीं है। आज के समय में सारी संभावनाएं हैं। आज हम लाइट के ज़रिए वो सारा काम मंच पर कर सकते हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सब कुछ हो सकता है इसके ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाटक की डिलीवरी मंच के ऊपर कैसी हो रही है, वो उस नाटक के संवादों में क्या बात कही जा रही है, और वो हमारे दर्शकों को कितना पकड़ती है। ये बात सही है कि इसमें कहीं पर भी कोई भी दृश्य ऐसा मुझे नहीं लगा कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि हम वाइड एंगल में शुरू करेंगे, वाइड एंगल शॉट में शुरू करेंगे, और अंततः
इसके संवाद इतने गहरे हैं, इतने भीतर तक उतरने वाले हैं कि वो अपने आप क्लोजअप बन जाएगा। वो सीन मिड शॉट में आ जाएगा, वो सीन जो है वो अपने आप क्लोजअप में चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, हमारे दर्शक उसको क्लोजअप में देख रहे होंगे। और शायद अच्छे नाटक की यही खूबी होती है। पंडित सचदेव दुबे जब नाटक लिख गया, पोला देशपांडे ने लिख लिया पूरी तरह से, तब एक दिन वो उनके पास पहुँचे और उनसे कहा कि दादा मुझे इसमें एक चीज़ बदलनी है। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं चाहता ये हूँ कि इसका दूसरा सीन पहले रख किया जाए और पहला सीन दूसरे नंबर पर किया जाए। और उन्होंने उसके तर्क दिए कि मंच पर हम पहले अपने दर्शकों को ग्रिप में लेना चाहेंगे, वो पकड़ में हमारे आ जाएं, उसके बाद तो फिर हमें जो बात कहनी है हम कहेंगे। पोला देशपांडे ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम इस पर विचार करके आपको बताते हैं। और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने फ़ोन करके उन्हें बुलाया, बोले मैं तुमसे सहमत हूँ, ऐसा किया जा सकता है, होना भी चाहिए। निर्देशक के साथ लग करके जिन लोगों ने भी नाटक लिखे हैं, मोहन राकेश लगातार संपर्क में रहते थे अपने निर्देशकों के, इसीलिए आधे अधूरे जैसा नाटक उस समय में लिखा गया, जिसके एक एक सीन के अंदर जो है आपको कितने शॉट्स, आपको लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हैं, आपको लगेगा कि आप कोई एक फ्रेम में बंधी हुई चीज़ को आप देख रहे हैं, या खूबसूरती से वो उभरती हुई आती है हमारे सामने। तो ये चीज़ें उसके अंदर देखने में आती है। जब मैंने इस नाटक को पढ़ा तो मेरे सबसे, मैं चूँकि मेरी एक आदत है कि मैं नाटक को जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं उसे ज़ोर से बोल कर पढ़ता हूँ। बोल कर इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे अगर कहीं खटक रहा हुआ तो वो अपने आप अटकेगा, वो चीज़ सही ढंग से आएगी नहीं। अज्ञे जी के पास एक कवि अपनी कविता लेकर के पहुँचे, बोले कि हम चाहते हैं कि आप मेरी ये कविता, उन्होंने कहा आप खुद पढ़ कर बताइए हमें, पढ़िए इस कविता को। उस कवि ने कविता का पाठ किया और अज्ञे जी ने कहा कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी ये 2-3 लाइनें जो हैं वो सही नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या कि इसमें कंटेंट बदलना होगा? नहीं, कंटेंट नहीं बदलना है, ये सब आपको सोचना है कि इसमें आप क्या चेंज करेंगे, क्या नहीं चेंज करेंगे। इसको पढ़ते हुए आप जैसे ही अटकते, हमें पता चल जाता था कि ये नाटक इस जगह, ये कविता इस जगह पर सही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोई जैसा अच्छा नाटक एक कवि ने लिखा है। दुनिया के सारे अच्छे बड़े नाटक कवियों ने लिखे हैं, कवियों ने बड़े नाटक लिखे हैं, अच्छे नाटक लिखे हैं। संस्कृत में भी कवियों ने ही बड़े नाटक लिखे, और आज हम विदेशों में भी देखा है। बड़ा शौक का नाटक जब होता था लंदन में, तो वो प्रतिदिन रिहर्सल देखने के लिए जाया करते थे, चुपचाप बैठे रहते थे, अध्ययन करते थे, देखते थे कि कहाँ कहाँ परेशानियाँ हो रही हैं दर्शकों को, रंगकर्मियों को कहाँ परेशानियाँ हो रही हैं, वो क्या बोल पा रहे हैं और क्या नहीं बोल पा रहे हैं। और उसी तरह से वो अपने नाटकों को तराशते थे, उसके संवादों को तराशते थे। धीरे धीरे उनके नाटक, आप जानते हैं विश्वविख्यात नाटक किस तरीके से तराश कराते हैं। इसलिए ये जो हमारे रंगकर्मी समाज ने ये सोच रखा है कि हमें नाटककार से क्या लेना देना है, उसने लिख दिया है अब हम करेंगे, हमारा जैसे मन होगा वैसे करेंगे, अब उसको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक गलत सोच है। अगर आप किसी नाटककार के साथ अपने नाटक को तैयार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका न तो कंटेंट गलत होगा और न दर्शकों के बीच में गलत संवाद जाएगा, और ना आप कहीं बहकेंगे। निर्देशकों के बहक जाने का बहुत डर रहता है, क्योंकि निर्देशक तुरंत राइटर हो जाता है, उसको लेखक बनते देर नहीं लगती, वो तुरंत नाटककार हो जाता है और वो उसी स्थिति में आकर के काम करना शुरू कर देता है। तो ये, इसको बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रताप जी को या प्रताप जी जैसे अच्छे नाटककारों को साथ ले करके चला जाए। नाटक के रिहर्सल के समय उन्हें बाकायदा पूरे मान सम्मान के साथ वहाँ पर उन्हें बुलाया जाए। उस रात जब मैंने इस नाटक को थोड़ा सा बोल कर पढ़ा तो मेरे मन में एक बात आई कि क्यों ना इसके कुछ अंश रिकॉर्ड किए जाए, उसका ऑडियो बनाया जाए।
और उसका ऑडियो बना करके उसे प्रस्तुत किया जाए। और न सही रेडियो की शैली भी अब बहुत बदल गई है, लेकिन ये नाटक अगर रिकॉर्ड करके हो करके आता है तो आप निश्चित मानिए, अगर ये यूट्यूब को जाता है तो इसके लाखों में इसके सुनने वाले होंगे, लाखों की संख्या में। ये इतना अच्छा नाटक है, बशर्ते कि ये अच्छे ढंग से पढ़ा जाए, अच्छे ढंग से किया जाए। मैंने इसका एक अंश निकाला है और मैं चाहता हूं कि उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने पढ़ूं। अरे, मैं पूछ रहा हूं, कोई लड़का तेरी पसंद में था क्या? तेरे टोले में जिससे तू ब्याह करना चाहती थी? ये क्यों पूछ रहा है तू? तुझे कोई और लड़की पसंद थी क्या? मोहल्ले टोले की कोई लड़की? नहीं रे, मैं तो शादी ब्याह के झमेले में फंसना ही नहीं चाहता था। मैं तो माई और साईं की सेवा में ही जीवन गुजारना चाहता था। अच्छा, तो मैं झमेला हुई? सीधे बोलना कि पिंड छुड़ाना चाहता है। तूने मजबूरी में मुझसे ब्याह किया। क्या मैं अभी से बोझ हो गई तेरे खातिर? नहीं रे, मेरे मन के भाव में इतना आसान मतलब मत निकाल। मैं शादी को लेकर भी गंभीर हूँ, पर तू सखी है ना, तो तेरे मन को भी तो जानना है और अपना मन भी तो खोलना है। तू बता ना, जब हम सखा सखी हुए तो मन की बात तो होनी ही चाहिए। क्या हम खाली औरत मर्द भर हैं? ये बात है तो सुनो। गांव के साहूकार का बेटा है। बहुत पहले उसने मुझसे एक दिन कहा था कि वो मुझसे प्रेम करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। और तू, क्या तू भी उससे चाहती थी? वो भी मुझे अच्छा लगता था। सीधा साधा इंसान है, इतने बड़े सेठ का बेटा होने के बाद धन का कोई घमंड नहीं उसे। एक दिन उसने कहा कि वो मुझसे ब्याह करना चाहता है। मैंने कहा कि मैं ब्याह कर सकती हूँ, मेरा बापू अकेला हो जाएगा। उसने कहा कि वो मेरे बापू का बेटा बन जाएगा। उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सच तो यही है कि मैं तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, तुमसे भी नहीं। हाँ, ऐसा क्यों? मेरा बापू मेरे बिना कैसे रहेगा, यही डर सताता रहता था। वो तो बापू बोला कि मरकर तेरी माँ के पास जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा कि बेटी को अकेला छोड़ आया। तू कितनी प्यारी है। वैसे साहूकार के बेटे की बात तो तुझे बापू को बतानी चाहिए थी। तू बापू के बारे में इतना सोचती है तो वो भी तेरे बारे में कितना सोचता होगा। तू बताती थी तो मुझसे ब्याह की जिद नहीं करता। मेरे बापू ने कोई जिद नहीं की मुझसे। वैसे हमारे यहाँ लड़की कहाँ बताती है कि किससे ब्याह करेगी। बापू ने तुझसे रिश्ते की बात बताई। कहा कि तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरी माँ भी बहुत अच्छी है। फिर बापू हमेशा कहता रहता था कि शादी ब्याह बराबर की औकात के लोगों में ठीक रहता है। लोई, लेकिन तुझे एक बार अपने बापू से कहना चाहिए था कि तुझे साहूकार का बेटा अच्छा लगता है। तेरा बापू एक बार रिश्ता लेकर तो आता। मुझे पक्का यकीन है कि तू आज सेठानी बनी होती। तेरे बापू को अगर कभी ये बात पता चलेगी तो वो भी दुखी होगा। वो भी अपनी बेटी के मन का मान नहीं रखता है। तुझे डरना नहीं चाहिए था। बापू को क्यों भेजती? शादी के लिए तो साहूकार का बेटा खुद मेरा हाथ मांगने आया था। अपने बापू से मैं डरती थोड़े हूं। उससे तो मैं कुछ भी कह सकती थी। बापू जब तेरे घर से लौटा तो बहुत खुश था। मैंने पहले कभी उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं देखी। तेरे
और मेरी माही के बारे में बताते बताते उसकी आंखें भर आई थीं। मैंने सोचा कि बापू की इस खुशी में ही मेरी खुशी है। बापू जिसने मेरे लिए दूसरा ब्याह नहीं किया, उसने मुझे माँ बाप दोनों बनकर पाला है। कबीर और साहूकार का बेटा, उसने तुम्हारे बापू से कोई बात नहीं की, उसने तुम्हारे बापू से कोई बात नहीं की। ये इस तरह के संवाद इसमें भरे हुए हैं बहुत सारे, जो आपके दिल को छुएंगे। और जब ये मंच पर आएंगे और उसकी बेहतर डिलीवरी होगी, तो मुझे लगता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस होगा हॉल के भीतर। किसी को एक क्षण को भी एहसास नहीं होगा कि वो इतनी पुरानी कहानी, 600 साल पुरानी कहानी को देख रहा है। वो लुई को जिएगा, कबीर को जिएगा। ये सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे हमने टेलीविज़न के ऊपर जब गालिब आई थी तब गालिब को देखा था, हमने देखा था कि सारे कैरेक्टर किस तरह से उसको जी रहे हैं। एक बार तो ऐसा लगता था कि इसे नसीरुद्दीन शाह इसी रोल के लिए बने हैं। गालिब उन्होंने इतना अच्छा किया था। बेशक, अंतिम बात मैं कहता हूँ, बेशक ये स्क्रिप्ट एक चुनौती है सभी निर्देशकों के सामने, और एक निवेदन है कि निर्देशक जब कभी भी इसे करें वो प्रताप जी को साथ लेकर करें। थैंक यू।